आज आपका जो चैप्टर है वो जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं और इसे कंप्लीट भी कर लेंगे। हालांकि जो स्टडी मटेरियल होगा वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा और 2 क्लासेस में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये प्रोसेस कॉस्टिंग का ही पहले पार्ट होता था, अब इसको एक अलग चैप्टर बना दिया गया है। क्या होता है जॉइंट बाय प्रोडक्ट, इसको समझ लेते हैं ज़रा और फिर अपना नोट्स देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को तो पता ही है प्रोसेस होते हैं, यानी बहुत सारा हम काम करते हैं, रॉ मटेरियल को इंसर्ट करके लेबर लगाते हैं, ओवरहेड लगाते हैं। दोस्तों ये कई बार होता है कि आपने रॉ मटेरियल तो एक डाला है बट उससे बनकर 2 प्रोडक्ट निकल रहे हैं। वहां पर हम उसे बोलते हैं कि ये जॉइंट प्रोडक्ट हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस से 2 प्रोडक्ट निकले बट अभी वो पूरा नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर 1 और 2 चीज़ निकल गई है। अब ये एक और प्रोसेस में जाएगी और फिर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, ये एक और प्रोसेस में जाएगी और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। सवाल ये आता है कि आप इन फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तक तो जो लेबर ओवरहेड लगा वो दोनों के ऊपर लगा था। कुछ वहाँ पर हीटिंग हुई, हीटिंग के बाद उसमें से 2 प्रोडक्ट निकले एक पर्टिकुलर पाइपलाइन से, जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था। अब पता नहीं कि इसमें जो 2 प्रोडक्ट निकले इनकी कॉस्ट क्या होगी। जहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल स्प्लिट हो रहा है 2 प्रोडक्ट में, उसे बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। इसीलिए हमें स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर कॉस्ट को बांट देना होता है। अभी तक हम लोग पढ़कर आ रहे थे कि प्रोसेस होता है, रॉ मटेरियल जाता है या कई रॉ मटेरियल जाते हैं और एक फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलता है। अभी तक हम यही पढ़ रहे थे, चाहे एक प्रोसेस हो, चाहे 2 प्रोसेस हो, चाहे 3 प्रोसेस हो, फाइनल प्रोडक्ट एक बनकर निकल रहा था। अब जो जॉइंट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट है, वहां पर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एक मटेरियल से हो सकता है या मल्टीपल मटेरियल से हो सकता है कि 2 फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकल रहे हैं। 2 अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट निकल रहे हैं जो कि फिर और आगे प्रोसेस किए जाएंगे एंड देन मार्केट में बेचे जाएंगे। आप समझ रहे हैं बात? तो यहां पर जो कॉस्टिंग लगी है वो तो कंबाइन एक साथ लगी है, पर इसमें कितनी लगी, इसमें कितनी लगी, वी डोंट नो। देयरफॉर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट में कॉस्ट को बांट देते हैं। जितने यूनिट्स इसके निकले, जितने इसके निकले, उसमें बांट देंगे, या तो नंबर ऑफ यूनिट्स में, या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इन दोनों की सेल प्राइस क्या है, जिसको एनआरवी बोलते हैं, नेट सेल प्राइस, उस प्राइस में बांट देंगे, या फिर कोई और मेजर जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से हम बांट देंगे। इसके कई कई तरीके हैं। यहां तक कि आपको बात समझ में आ गई तो बाय प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या होता है। दोस्तों बाय प्रोडक्ट होता है जो आप बनाना नहीं चाहते बट निकल जाता है, यानी आपने रॉ मटेरियल डाला एक पर्टिकुलर फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए, वही फिनिश प्रोडक्ट बन के निकलेगा बट एक साथ में कुछ स्क्रैप निकल गया, साथ में कुछ स्क्रैप निकल गया। अगर इस स्क्रैप को फर्दर प्रोसेस करके बेचा जा सकता है मार्केट में, यानी कि इस पर्टिकुलर स्क्रैप को कोई शेप दी जा सकती है, तो फिर इसे मैं बाय प्रोडक्ट बोलूंगा। अगर ये ऐसी चीज बनकर निकल रही है जिसपे फर्दर प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती है, तो फिर तो ये कूड़ा करकट है, वेस्ट है। ये तो स्क्रैप को बेच दूंगा, मटेरियल की कॉस्ट से माइनस कर दूंगा, नेट कॉस्ट आ जाएगी। बट अगर इस स्क्रैप को प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, जैसे कि मैंने सुना है सोप से क्या निकलता है, ग्लिसरीन निकलती है, ऐसा कुछ है। ये सब थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग या केमिकल का जो साइंस पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। अगर हम एक प्रोडक्ट में एक केमिकल को इंसर्ट करते हैं तो उससे 2 चीजें बनकर निकलती है। अगर वो ऐसी चीजें जो है तो स्क्रैप ही, जिसका फिनिश प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, बट अगर उसमें हम कुछ जुगाड़ कर दें तो उस जुगाड़ को हम करके उसे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना सकते हैं और बेच सकते हैं मार्केट में, सस्ते दाम में बेच सकते हैं, तो उसे मैं बाय प्रोडक्ट बोलूंगा। अब एक्चुअली मैं इसको फर्दर प्रोसेस करूंगा या नहीं करूंगा ये डिपेंड करता है कि कितनी कॉस्ट इन्वॉल्व है। बट अगर इस पर फर्दर प्रोसेसिंग की जा सकती है या इसको किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की शेप दी जा सकती है तो इसे मैं बाय प्रोडक्ट बोल सकता हूं। यानी मेरा ये मेन प्रोडक्ट नहीं है, मेरा मेन प्रोडक्ट तो कुछ और ही है, बट साथ में ये भी बनकर निकल रहा है जिस पर थोड़ा सा काम और करना है, और फिर आप इसे कोई ना कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हो। जो ज्वाइंट प्रोडक्ट थे वहां पर तो दोनों ही मेन प्रोडक्ट थे और एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से 2 मेन प्रोडक्ट निकल रहे थे जिस पर आप और फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं अगर जरूरत है तो, और उसे मार्केट में आप बेचते हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट। आपको इनकी कॉस्ट निकालनी है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी का मतलब है कॉस्ट निकालना, अलग अलग चीजों की कॉस्ट निकालना। अभी आगे आपके चैप्टर आएंगे कि आप यूनिट की कॉस्ट निकालिए, जॉब की निकालिए, कॉन्ट्रैक्ट की निकालिए, कोई सर्विस की निकालिए, किसी भी चीज की कॉस्ट निकालना हो आपको आना चाहिए। इसी को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये चीज मैं आपको समझा चुका हूँ। एक रॉ मटेरियल आपने डाला, उसमें लेबर ओवरहेड लगाया, 2 प्रोडक्ट बन के निकल गए, उन्हें बोलेंगे जॉइंट प्रोडक्ट। कितनी कॉस्ट किसमें डलेगी एक सवाल है जिसका आंसर हम आज की क्लास में निकालेंगे।
अगर आपने एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल डाला जिसमें से बनकर तो एक ही प्रोडक्ट निकलेगा, बट साथ में कुछ स्क्रैप निकल रहा है, जिस स्क्रैप को आप कुछ ना कुछ और मटेरियल लेबर ओवरहेड लगाकर कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो, तो ये एक तरह से बाय प्रोडक्ट माना जाएगा कि मेन प्रोडक्ट तो ये है, बट इसे बनाने के चक्कर में एक प्रोडक्ट और हमारा बन सकता है। अब आप इसको आगे प्रोसेस करेंगे नहीं करेंगे, ये आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी, और साथ में इस स्क्रैप की कॉस्ट कितनी होगी ये भी आपको पता लगाना होगा, क्योंकि आपने तो एक रॉ मटेरियल डाला, उस पर लेबर ओवरहेड लगाई, बट ये दो चीज बनकर निकल गई। देखिए, अगर आप इसको कोई शेप में नहीं दे सकते हैं, आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, फिर तो ये कूड़ा करकट है, इसको बेच देंगे, जो रद्दी बिकेगी, और आपकी जो टोटल कॉस्ट है उसे वो नेट कर देगा कि भाई मैं इतना रॉ मटेरियल डालता हूँ, इतना लेबर ओवरहेड लगाता हूँ, कुछ कचरा निकलता है, कचरे को बेचने से कुछ रिकवरी हो जाती है, तो कोई बात नहीं। बट अगर इसको शेप दी जा सकती है किसी प्रोडक्ट की, तो उसे बाय प्रोडक्ट बोला जा सकता है। और स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर कॉस्ट क्या निकलेगी, या हम ज्वाइंट कॉस्ट को सेपरेट कैसे करेंगे, उसके बारे में आपका चैप्टर है, जो कहता है कि आप कॉस्ट को सेपरेट कर सकते हैं आइदर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल यूनिट्स। प्रोडक्ट ए की कितनी यूनिट बनी, प्रोडक्ट बी की कितनी बनी, उस यूनिट के रेशो में बांट दो, या फिर आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर है उस रेशो में बांट दो, या फिर कोई टेक्निकल एस्टीमेट आप लगा लो अगर क्वेश्चन में गिवन है तो, या जो इंजीनियर वगैरह ने कोई टेक्निकल स्प्लिट दिया है उस बेसिस पर आप स्प्लिट कर लो जॉइंट कॉस्ट को। या जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर मार्केट वैल्यू है, दो प्रोडक्ट निकले हैं, उन दोनों प्रोडक्ट की जो मार्केट में वैल्यू है उसके रेशो में बांट दो। एनआरवी का मतलब क्या है और मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है, दोनों में फर्क है। आप जब फर्दर प्रोसेसिंग कर लेते हैं उसके बाद जो मार्केट में बेचेंगे, या तो उसकी वैल्यू के रेशो में बांट दो। मतलब अलग अलग तरीके दे रखें कि इस जॉइंट कॉस्ट को बांटा कैसे जाए, जो भी क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे बांटना है उसके हिसाब से बांट कर आ जाएंगे। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू अगर गिवन है ये निकाल सकते हैं तो उसके रेशो में बांटेंगे, नहीं तो जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप उसके हिसाब से बांट सकते हैं। एक मेथड और भी है, एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। मतलब जो टोटल कॉस्ट है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, दो प्रोडक्ट हैं, तीन है, चार है, पांच है, जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, उसे डिवाइड कर दो कितनी यूनिट्स आई है, तो एक यूनिट की जो कॉस्ट आएगी उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी जितनी यूनिट जिसकी बनी है उतनी ही कॉस्ट उसकी होगी। समझ रहे हैं आप? बहुत सारे तरीके दे रखे हैं, बहुत सारे तरीके दे रखे हैं। ये देखिए, एक प्रोसेस है, रॉ मटेरियल डाला मैंने, इसमें लेबर ओवरहेड लगाई मैंने, यहाँ पर जो है 500 यूनिट्स बनकर निकली है किसकी, प्रोडक्ट ए की, 600 यूनिट बनकर निकली है प्रोडक्ट बी की। अभी ये पूरी नहीं बनी है, ये तो प्रोसेस 1 था, अभी प्रोसेस 2 लगना बाकी है, प्रोसेस 3 लगना बाकी है, जिसमें ये जाएंगे और फिर जाकर फिनिश प्रोडक्ट बनेंगे। तो यहाँ तक की जो कॉस्ट लग गई उसको इसके हिस्से में इसके हिस्से में कितना बांटो वी डोंट नो। इसीलिए यहाँ पर दिया गया है एक मेथड कि एक काम करते हैं कि जो भी यहाँ पर कॉस्ट लगी है, मान लेते हैं 11 लाख रुपए की कॉस्ट लगी है सारी मिलाकर इस पॉइंट तक, उसे आप डिवाइड कर लो, कितने यूनिट्स हैं ये, 1100 यूनिट्स है ना, इसमें डिवाइड कर लो तो पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, 500 की 500 के हिस्से में डाल दो, 600 की 600 के हिस्से में डाल दो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप कैसे भी निकाल सकते हैं। कंट्रीब्यूशन मार्जिन एक तरीका है, जैसा क्वेश्चन में गिवन होगा वैसा हम निकालेंगे, इसलिए मेथड में कंफ्यूज नहीं होना, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल से या कई रॉ मटेरियल से एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं निकल रहा, कई फिनिश प्रोडक्ट निकल रहे हैं, इसीलिए उनकी कॉस्ट क्या होगी जहां पर वो प्रोडक्ट स्प्लिट हो जाते हैं। हालांकि उन पर फर्दर प्रोसेसिंग होना बाकी है, बट जिस पॉइंट पर स्प्लिट हो गए वहां पर तो कितनी कॉस्ट ए के नाम है कितनी बी के नाम है हमें नहीं पता, इसलिए बहुत सारे मेथड गिवन है, आप किसी भी रेशो में स्प्लिट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कोल आपने डाला है 1100 रुपए पर टन और टोटल कोल कितना डाला है, 5000 टन का कोल डाला है। ये कोल आप प्रोसेस में डालते हैं और उस प्रोसेस में डालने के बाद वहां से कोक बनकर निकलती है, तार निकलता है, सल्फेट ऑफ अमोनिया निकलता है, बेंजोल निकलता है। कोक जो है वो 3500 टन है, तार जो है 1200 टन है, सल्फेट ऑफ अमोनिया जो है 52 टन है और बेंजोल जो है वो 48 टन है। तो टोटल जो है कितना निकल रहा है, 4800 टन, 4800 टन जो है बनकर निकल रहा है सामान। और सामान एक नहीं निकल रहा, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनकर निकल रहे हैं। आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल दिया है समझाने के लिए कि अगर ऐसा हो गया कि आप रॉ मटेरियल एक डाल रहे हैं बट फिनिश प्रोडक्ट कई सारे निकल रहे हैं, किसके हिस्से में कितनी कॉस्ट जाएगी वो आप कैसे देखेंगे। यहां पर आप देख रहे हैं कि 5000 टन डाला है, 4800 टन निकला है, तो बाकी का 200 टन क्वेश्चन में गिवन नहीं, मान लेते हैं नॉर्मल वेस्टेज हुआ है।
क्योंकि नॉर्मली वेस्ट होता ही है, जब भी आप कुछ ना कुछ इंसर्ट करते हैं कुछ ना कुछ वेस्ट होता है प्रोसेस में और बाकी चीज बनकर निकलती है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो ये नॉर्मल वेस्टेज है, और क्वेश्चन में बताया कि नॉर्मल वेस्टेज इतनी होती है तो बाकी अब नॉर्मल है। यहां पर तो कुछ नहीं दे रखा, क्वेश्चन में एग्जाम्पल में कुछ नहीं दे रखा, आपका बुक का एग्जाम्पल नंबर 1 है। हमें सिर्फ इस कॉस्ट को बांटना है। टोटल कॉस्ट आपकी है कोल की 5000 टन मल्टीप्लाई बाय 1100 पर टन, टोटल हो गया 55 लैक्स। अब ये 55 लैक्स को आपको बांटना है, तो कितना कितना बांटोगे आप नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से बांट सकते हो, और कोई क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो 55 लाख को आप बांट सकते हो कि देखिए कोक के हिस्से में कितना आएगा 3500 टन आउट ऑफ 4800 टन। रेशो निकालना आता है, 3rd 4th क्लास में सीखा था हमने। 3500 इज टू 1200 इज टू 52 इज टू 48। बचपन में रेशो करते थे। किसी भी चीज को इस रेशो में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, सबका सम कर लेंगे, उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। सबका सम आ रहा है 4800, उसे डिनोमिनेटर में रखेंगे। इसके हिस्से में कितना जाएगा, कोक के हिस्से में टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 3500 डिवाइड बाय 4800। तार के हिस्से में कितना जाएगा 55 लाख मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 4800। ऐसे भी देख सकते हो आप, 55 लाख डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 4800, ये कितना है मल्टीप्लाई बाय 52। बेंजोल के हिस्से में कितना जाएगा, बेंजोल है बेंजोल, इसको बेंजोल करिएगा। 55 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं 4800 टन है, और जो बेंजोल निकला है वो 48 टन निकला है। तो किसके हिस्से में कितना जाएगा आपने नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से बांट दिया। टोटल कितना आ रहा है 55 लैक्स। एक रॉ मटेरियल डाल रहे हो, कई प्रोडक्ट निकल रहे हैं। अब यहां पर लेबर ओवरहेड भी लग सकता था, तो लेबर ओवरहेड डालकर जो टोटल एक्सपेंस आता उसे आप बांट देते। ठीक है ना। जो पर्टिकुलर एक स्प्लिट ऑफ पॉइंट है जहां पर टुकड़े हो रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट निकल रहे हैं, उस पॉइंट पर कॉस्ट आपको देखनी है। बस ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेना, दैट्स इट। Depending on the information provided in the question, we can apportion joint cost in different products. एक आपका मेथड ये भी था जो सेकेंड पॉइंट पर आ रहा था, नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी जो सेल वैल्यू है, टोटल सेल वैल्यू, जो भी प्रोडक्ट आपका बना है ए बी सी, जो भी प्रोडक्ट बनकर निकलेगा। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तो ऐसा पॉइंट है जहां पर एक मटेरियल जो डाला था आपने उसके कई टुकड़े हो रहे हैं। आपने जो मटेरियल डाला यहां पर डाला, वो एक ही मटेरियल निकला, दूसरे प्रोसेस में गया, यहां से 3 हिस्से हो गए। स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां से अलग अलग हिस्से हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फिनिश प्रोडक्ट ही बन गया है, हो सकता है यहां पर 3 सेमी फिनिश प्रोडक्ट निकले हैं। अब एक एक को भी प्रोसेस करना पड़ेगा अलग अलग टाइप के प्रोसेस में ले जाकर, और फिर 3 फिनिश प्रोडक्ट मेरे बनेंगे। या हो सकता है कि एक स्क्रैप निकल रहा हो, उसे मैं बाई प्रोडक्ट की शेप दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। आपने तो बस ये देखना है कि जहां पर स्प्लिट हो रही हैं चीजें, वहां पर एक एक चीज की कॉस्ट कितनी है वो आपको देखनी है। उसके बाद उसे फर्दर प्रोसेस किया, फाइनल प्रोडक्ट की शेप दी, और फिर जो मार्केट में बेचा है तो उसके लिए कॉस्ट तो देखनी पड़ेगी ना। उसके लिए कॉस्ट तो देखनी पड़ेगी। यहां पर स्प्लिट हुए और प्रोसेस लगाया, कॉस्ट लगाई, और मटेरियल लेबर ओवरहेड इसके ऊपर लगाया, फिनिश प्रोडक्ट बना दिया, सेल तो कर रही हैं, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट क्या है सर, वी डोंट नो। हाँ, यहां पर जो सिर्फ इस प्रोसेस के लिए कॉस्ट लगी वो तो हमें पता है, जिसे बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो कॉस्ट लगी, पोस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की कॉस्ट तो पता है। बट यहां तो तीनों में एक साथ ही कॉस्ट लग गई। किसके हिस्से में कितनी आएगी कैसे देखोगे, किसी रेशो में बांट दो। अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट को रेशो में बांटना है तो 6th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। यहां पर जो है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अगर रेशो में बांटने की बात आ जाए तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू को कैसे निकालेंगे उसके बारे में यहां डिस्कशन हो रही है। आपको पहले देखना है कि जो प्रोडक्ट ए है, बी है, सी है, जब बन जाते हैं तो बनने के बाद कितने रुपए में बिकते हैं। जितने में बनने के बाद बिकते हैं वो अमाउंट तो यहां पर आ गई, टोटल अमाउंट आ गई, पर यूनिट नहीं, टोटल बनने के बाद इतने यूनिट्स बिकेंगे, तो उन यूनिट्स की जो है टोटल सेल वैल्यू आ गई। उसमें से मुझे पता है कि जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद मैंने प्रोडक्ट ए को प्रोसेस करा तो सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए मेरी कितनी कॉस्ट आई वो कॉस्ट मैं माइनस कर दूंगा, सिर्फ प्रोडक्ट बी के लिए कितनी कॉस्ट आई माइनस कर दूंगा, सिर्फ प्रोडक्ट सी के लिए कितनी कॉस्ट आई माइनस कर दूंगा। यानी कि इस पॉइंट के बाद जब मैंने इंडिविजुअली प्रोडक्ट ए को, प्रोडक्ट बी को, प्रोडक्ट सी को प्रोसेस करा तो इनके लिए इंडिविजुअली जो कॉस्ट लगाई वो तो मैं सेल प्राइस से माइनस कर दूंगा।
और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो प्रॉफिट मार्जिन भी मैं तीनों का हटा दूंगा, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके ही सेल वैल्यू पर लाया हूंगा। तो प्रॉफिट का मार्जिन हट जाएगा तो सारी कॉस्ट आ जाएगी, कॉस्ट में से जो पोस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की कॉस्ट है वो हट जाएगी, तो ऑटोमेटिकली एनआरवी आ जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। इस रेशो को आप यूज कर सकते हैं बांटने के लिए, जो भी कॉस्ट है उसे इस रेशो में आप बांट देंगे। तो यहां पर आप प्रॉफिट मार्जिन को कट कर देंगे, क्योंकि अगर प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस हो गया तो ये तो कॉस्ट ही निकल आएगी। क्या बोल रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा? देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये देखिए, ये एक पर्टिकुलर प्रोसेस है। वैसे ये आपकी बुक में दे रखा है, करेक्शन मैं करवा रहा हूं, बुक में ऐसा दे रखा है। ये प्रोसेस 1 है, जहां पर मटेरियल जाते हैं, लेबर लगती है, ओवरहेड लगते हैं, और मान लीजिए कि 3 प्रोडक्ट बनकर निकल रहे हैं, जिसे आप सेमी फिनिश बोल सकते हैं, फिनिश बोल सकते हैं, डिपेंडिंग कि उस पर फर्दर प्रोसेसिंग होनी है या नहीं होनी। अगर आगे कोई प्रोसेसिंग नहीं होनी तो फिनिश प्रोडक्ट ही बनकर निकल गया, और आगे अगर प्रोसेसिंग होनी है तो वो एक सेमी फिनिश्ड है, जिस पर आगे भी खर्चा लगेगा और फिर वो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ पर ए, बी और सी 3 चीज बनकर निकल रही है। इस पर मैं और कॉस्ट लगा रहा हूं 10,000 रुपीज की, और ये कितनी यूनिट्स है? 100 यूनिट्स है। इस पर मैं जो कॉस्ट लगा रहा हूं वो है 5,000 यूनिट्स की, और ये कितनी यूनिट्स है? ये 50 यूनिट्स है। यहां पर मैं कॉस्ट लगा रहा हूं 7,000 यूनिट्स की, और ये कितनी यूनिट्स हैं? ये भी 200 यूनिट्स हैं। ये 200 यूनिट्स हैं। ये कॉस्ट लग रही है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, आगे और कॉस्ट लग गई, और यहां पर जो मैं इसको बेचूंगा आगे, वो मैं कितने रुपए पर बेचूंगा वो आपको बता रहा हूं। मैं इसको बेचूंगा 20% प्रॉफिट पे। आई विल सेल इट एट 20% प्रॉफिट, और जो सेल होगी वो होगी 20,000 रुपीज की इस जगह पे। यहां पर जो सेल होगी वो पता है कितनी होगी? बताइए बताइए, कुछ भी ले लीजिए जो आपका मन कर रहा है। 20% प्रॉफिट तो सभी पर जुड़ा है। यहां पर 20,000 में बेचूंगा। यहां पर जो है, मान लेते हैं 15,000 पर आप बेच रहे हो, यहां पर आप 17,000 पर बेच रहे हो। प्रोडक्ट ए को बेचोगे 20,000 पे, प्रोडक्ट बी को बेचोगे 15,000, प्रोडक्ट सी को बेचोगे 17,000, और 20% प्रॉफिट जोड़ने के बाद बेचोगे। मैं कह रहा हूं कि यहां पर जो कॉस्ट लगी थी वो लगी थी 21,333। ये मेरी यहां तक की कॉस्ट लगी थी, वो तीनों पर कॉस्ट लगी थी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप सेल में से प्रॉफिट माइनस कर लीजिए, और जो यहां पर कॉस्ट लगी एक्स्ट्रा वो माइनस कर लीजिए, तो आपको ऑटोमेटिकली तीनों की कॉस्ट पता नहीं लग गई? पता लग गई ना? बात समझ रहे हैं आप? कैसे पता लगेगी? देखिए, 20,000 में से 20% जोड़कर अगर ये आया है, एक्स में अगर 20% जोड़कर मेरे पास 20,000 आया है, तो एक्स कितना होगा आप पता लगा सकते हैं। एक्स जो है यहां पर 1.2x जो होगा वो 20,000 है, तो x जो होगा वो कितना होगा? 20,000 डिवाइडेड बाय 1.2, 16,666 आएगा। यहां पर प्रॉफिट के बिना जो आएगा वो आएगा 16,666 या 667, कैसे भी आप ले लीजिए, राउंड ऑफ कर दिया। सिमिलरली ये तो आपने ए निकाला है, बी कितना आएगा बता सकते हैं आप? 1.2 से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर मैं 15,000 को 1.2 से डिवाइड करता हूं तो 12,500 आता है। ये मेरे पास कॉस्ट आ गई है। सिमिलरली अगर मैं 17,000 को 1.2 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास कॉस्ट आ जाएगी 14,016 और 7 कर लेते हैं, 166.67 आ रहा है, तो 167 कर लेते हैं। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन माइनस करने के बाद जो सेल वैल्यू है इन प्रोडक्ट की, उसमें से अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन हटा दूं और जो इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इंडिविजुअली जो कॉस्ट लगी है वो भी हटा दूं, जैसे कि ए के केस में 10,000 और लगे थे तो 6,667, बी के केस में 5,000 और लगे थे तो 7,500, और सी के केस में कितने लगे थे? 7,000। सी के केस में 7,000 और लगे थे तो कितना आ गया? 7,167। तो मेरे पास प्रॉफिट मार्जिन हटा दिया, जो सब्सीक्वेंट कॉस्ट लगी उसको हटा दिया,
ऑटोमेटिकली इस पॉइंट की तीनों की कॉस्ट आई गई। इसको अब मैं इस रेशियो में थोड़ी ना बांटूंगा, मेरे पास ऑटोमेटिकली इन तीनों की कॉस्ट आ गई है। देखिए ऐड कर देखिए आप, 6667 प्लस 7500 प्लस 7167 21,334 आ जाएगा। यही कॉस्ट आ जाएगी अगर आप प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर लेते हैं सेल में से और जो सब्सीक्वेंट कॉस्ट लगी है वो माइनस कर लेते हैं। तो यानी कि अगर आप सेल में से सब्सीक्वेंट कॉस्ट माइनस कर लोगे और प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस कर लोगे तो ऑटोमेटिकली स्प्लिट ऑफ पॉइंट की कॉस्ट ही निकल कर आ जाएगी। उसे एनआरवी नहीं बोलेंगे, इसे ठीक करना पड़ेगा। इसे हम ठीक करेंगे अपने नोट्स में, आपकी बुक में गलत दे रखा है। और अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन माइनस नहीं करता तब उसकी एनआरवी निकल कर आएगी। तो बुक में गलत था, मैंने बुक वाला ही नोट करा, यहां पर मुझे ध्यान आया गलत कॉन्सेप्ट है बुक में, और इसीलिए यहां पर मैं आपको अभी करेक्ट करके नोट्स दे दूंगा। जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद सेल होने वाली है उसमें से अगर आप बाद वाली कॉस्ट को माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देते हैं तो आपके पास कॉस्ट ही आ जाएगी एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। और अगर आप सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट जो लग रही है उसे माइनस करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन माइनस नहीं करते, तो आपके पास एनआरवी आ जाएगा जिसका जो टोटल होगा वो जॉइंट कॉस्ट के बराबर नहीं होगा। इसीलिए हम जॉइंट कॉस्ट को इस रेशो में बांट देंगे। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, चैप्टर कंप्लीट। बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट प्रोसेस कॉस्टिंग का ही एक पार्ट है, और अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन आना हुआ तो आपको प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में ही दे देंगे कि एक बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, बनाना प्रोसेस अकाउंट ही है, साथ में बाय प्रोडक्ट निकल रहा है, बट आपकी बुक में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, सारे एग्जाम्पल करा रहा हूँ। उसके बाद जो है एंड में आरटीपी भी कराऊंगा। ऐसा मत समझ लेना कि आपको यहीं तक छोड़ दूंगा, नहीं सर, आपको एंड में आरटीपी भी करवाई जाएगी, वो बात की बात है। बट आपका खुद से फर्ज बनता है कि स्टडी मटेरियल होने के बाद आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन जरा खुद से ट्राई करिए, और जो अटपटे क्वेश्चन आते हैं उसमें अपना दिमाग लगाइए। कॉन्सेप्ट तो समझ लिए, बुक के क्वेश्चन भी कर लिए, तो पास्ट ईयर को क्या नहीं कर सकते क्या? थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर आप कर सकते हैं। मटेरियल कॉस्टिंग का चैप्टर हो गया, लेबर कॉस्टिंग का हो गया, जिसमें काफी तो हट भी चुका है अब आपके कोर्स में, ओवरहेड का चैप्टर हो गया है, प्रोसेस कॉस्टिंग का चैप्टर हो गया, इंट्रोडक्शन है, कॉस्ट शीट है। क्या आप नहीं कर सकते क्या? सारे नोट्स और क्वेश्चन को रिवाइज करिए, और जो पास्ट ईयर में आया है उस चैप्टर का या आरटीपी दे रखा है उसके क्वेश्चन जरा एक दिन देख लीजिए कि मैंने आज मटेरियल कॉस्टिंग रिवाइज किया, चलो आरटीपी के क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट तो सारे रिवाइज कर लिए, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन देख लिए, अब जरा आरटीपी देख लेते हैं। ऐसे आपको करना पड़ेगा, तब जाकर होगा पेपर क्लियर। और वो भी क्वेश्चन में पहले खुद का दिमाग लगाना पड़ेगा। मुझे ये लग रहा है ये आंसर आना चाहिए, एक्चुअल आंसर ये तो क्यों है, डिफर करता है तो क्यों करता है, कहाँ गलती हुई वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये खुद से प्रयास करेंगे और उसे ठीक कर लेंगे, अपनी गलतियों को पकड़ लेंगे, क्वेश्चन के समझने में जो दिक्कत हो रही है उसे अपने दिमाग में रखेंगे, नोट डाउन करके लिखेंगे, तो एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। अब ये आपका लास्ट इकलौता क्वेश्चन जो आपके स्टडी मटेरियल की एक्सरसाइज में गिवन है, ज्वाइंट और बाय प्रोडक्ट की, क्वेश्चन भी यही लिखा है, आंसर भी यही लिखा है, ताकि आपके नोट्स भी बन जाए और आपका क्वेश्चन भी हो जाए। सन मून लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ABCDE बेचते हैं और कितने कितने यूनिट्स बेचते हैं वो भी यहाँ गिवन है। 2 लाख यूनिट्स A के, 30,000 यूनिट्स B के, 25,000 यूनिट्स जो हैं वो C के हैं, 20,000 D के हैं, और 75,000 यूनिट्स जो हैं वो E के हैं। 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं, इतने इतने यूनिट बेच रहे हैं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर अगर बेच देंगे, यानी प्रोसेस में डाला, प्रोसेस 1 में डाला, रॉ मटेरियल गया, कुछ काम हुआ, आगे निकला, प्रोसेस 2 में डाला, प्रोसेस 3 में डाला, बट ऐसा एक पॉइंट आ गया जहां पर फिनिश प्रोडक्ट तो बनकर नहीं निकला, बट 5 हिस्से उसके हो गए। ये 5 हिस्से कौन से? ABCDE। अब इन पर और भी काम होगा इंडिविजुअली, A पर थोड़ा सा काम होगा, B पर, C पर, D पर, E पर अलग अलग काम होगा, और जो अलग अलग काम होगा उसकी कॉस्ट तो मुझे पता लग जाएगी। बट जहां पर सब पर एक साथ कॉस्ट लग रही थी और एक पॉइंट पर सब अलग हो गए, उस पॉइंट की कॉस्ट एक के खाते में कितनी आई मुझे नहीं मालूम, उसे फाइंड आउट करना है। और यहां पर अभी ये दे रखा है कि उस पॉइंट पर, जैसे स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते हैं, वहां पर यदि मैं इसको आगे प्रोसेस ना करके डायरेक्टली बेच दूं, जैसे ही वो प्रोसेस से 5 यूनिट निकले हैं, अगर उनको डायरेक्टली बेच दिया जाए तो मैं 17 रुपए पर A को बेचूंगा, 13 रुपए पर B को, 8 रुपए पर C को, 1 यूनिट की बात हो रही है, 10 रुपए पर D को, 14 रुपीज पर E को, 17, 13, 8, 10, 14 पर
पर यूनिट ABCDE को हम बेच सकते हैं रिस्पेक्टिवली एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अगर हम इन्हें आगे प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद हम कुछ वैल्यू एडिशन कर इनका जो पर्टिकुलर शेप देनी है प्रोडक्ट की वो हम दे पाएंगे, और उस फिनिश प्रोडक्ट को अगर बेचते हैं तो ABCDE जो हैं वो 25, 17, 12, डी को तो हम फर्दर प्रोसेसिंग करते ही नहीं है, और ई जो है 20 रुपीज पर यूनिट पर इन्हें आगे बेच पाएंगे। यहां से डेटा पढ़कर समझ में आ रहा है कि जो डी है वो तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही तैयार हो गया है। जो प्रोडक्ट बनकर निकला है डी, उसको आगे प्रोसेस करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो डायरेक्टली मार्केट में बेचा जा सकता है। बट बाकी के जो प्रोडक्ट हैं ए, बी, सी और ई, उन्हें आगे प्रोसेस करना पड़ेगा, और प्रोसेस करने के बाद जो एक यूनिट बिकेगी वो 25, 17, 12 और 20 रिस्पेक्टिवली बिकेगी। कितना खर्चा लगा है देखिए, रॉ मटेरियल लगा है 35,90,000, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगे हैं 5,47,000 विच आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ NRV। क्वेश्चन में ही गिवन है कि आपको NRV के बेसिस पर कॉस्ट को बांटना है, और कॉस्ट कौन सी बांटनी है वो पहले ही लिख दिया है, रॉ मटेरियल एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। रॉ मटेरियल एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आपको बांटना है। फर्दर जो प्रोसेसिंग है वो ए, बी, सी और ई की होगी, डी की तो होगी नहीं, क्वेश्चन में गिवन है डी जो है वो यहां पर ही बिकेगा, आगे तो बिकता ही नहीं है, उसकी कोई फर्दर प्रोसेसिंग होती नहीं है। तो फर्दर प्रोसेसिंग जो है ए, बी, सी और ई की होगी, और उसमें कितनी कॉस्ट लगी वो भी यहाँ पे गिवन है। ए में लगेगी 12.5 लाख, बी को आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद आगे प्रोसेस करेंगे तो 1.5 लाख रुपीज का और खर्चा आएगा, सी को आगे प्रोसेस करेंगे तो 0.5 लाख का और खर्चा आएगा, और ई को प्रोसेस करेंगे तो 1.5 लाख का और खर्चा आएगा। ए, बी, सी और ई को फर्दर प्रोसेस करने पर इतना इतना खर्चा और आएगा। देखिए यहां पर आपको फिक्स्ड कॉस्ट तो दे रखी है, बट जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना दोस्तों, वो फिक्स्ड कॉस्ट आपको टोटालिटी में दे रखी है। इस फिक्स्ड कॉस्ट में कितना रेंट लगा है, कितना डेप्रिसिएशन लगा है, कितनी और सुपरवाइजर की फिक्स सैलरी है, कितनी फिक्स चीजें हैं नहीं गिवन जिसे हम एप्रोप्रिएट रेशियो में बांट सकें। इस कारण से हम फिक्स कॉस्ट को, जो कि हो सकता है प्री स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड पोस्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, टोटल फिक्स कॉस्ट जो लगी है वो है 4.73 लाख। आप फर्दर प्रोसेसिंग करें ना करें, आप कुछ सामान बनाएं या बनाए ही ना, ये कॉस्ट तो लगनी ही है 4.73 लाख। तो यहां तक की बात समझ में आ गई। ये कॉस्ट को बांटने का कोई मेजर नहीं दे रखा, जैसे हम ओवरहेड में अपोर्शन करते थे, वो सारा ब्रेकअप गिवन नहीं है, इसीलिए इस कॉस्ट को हम टोटलिटी में ही रखेंगे। यहां पर देखिएगा आपको क्या प्रिपेयर करना है। आपको ऐसी स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी है जिसमें आप इनकम के फोरकास्ट को शो करेंगे ऑफ द कंपनी, एज्यूमिंग दैट नन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स आर टू बी फर्दर प्रोसेस्ड। आपको पहले एज्यूम करना है कि फर्दर प्रोसेसिंग तो नहीं हो रही है, एक एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो ABCDE है उसे हम बेच देंगे जैसे वो स्प्लिट होते हैं, और आपको उनकी प्रॉफिट स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। दूसरा आपको बनाना है कि अगर हम ABCDE को जो भी फर्दर प्रोसेसिंग हो सकते हैं उन्हें अगर हम आगे प्रोसेस करते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद और फिर बेचते हैं तो क्या इनकम रहेगी, वो भी फोरकास्ट आपको बनाना है। और दोनों फोरकास्ट बनाने के बाद आप बताएंगे कि कंपनी को क्या फॉलो करना चाहिए, फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो आप बताएंगे, सजेशन देंगे। ये क्वेश्चन आपको अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ, और नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करिएगा ताकि मैं क्वेश्चन आपको समझा पाऊं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एक रॉ मटेरियल जाता है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगते हैं, 5 प्रोडक्ट बनकर तैयार होते हैं। अब ये प्रोडक्ट जो है सेमी फिनिश्ड हैं, मार्केट में बेचे जा सकते हैं या फिर फर्दर प्रोसेसिंग कर एक फाइनल प्रोडक्ट की शेप देकर भी बेचे जा सकते हैं। तो ये पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है, और आगे प्रोसेस करके बेचूंगा तो वैल्यू एडिशन होगी, और ये पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है। हालांकि अगर मैं आगे प्रोसेस करता हूं तो मुझे इतना रुपये का खर्चा और इनकर करना पड़ेगा, और फिक्स कॉस्ट जो कि पीरियड कॉस्ट है सभी पर लगेगी, वो है 4.73 लाख। आपको बताना है कि अगर मैं फर्दर प्रोसेस नहीं करता तो क्या इनकम स्टेटमेंट है, उसके बाद अगर मैं प्रोसेसिंग करता हूं तो क्या इनकम स्टेटमेंट है, वो आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करता हूं तो मेरी सेल्स आ जाएगी प्रोडक्ट ए की 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 17, प्रोडक्ट बी की सेल आ जाएगी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 13,
वैसे ही सी की आ जाएगी 25,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10, डी की आएगी 75,000 मल्टीप्लाई बाय 14, ई की आएगी, ये आ गई सेल्स। सेल्स में से माइनस कर दो कॉस्ट, जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट की कॉस्ट है, और आपको मिल जाएगा इनकम स्टेटमेंट। पार्ट ए आपका सॉल्व हो जाएगा। अब मैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट माइनस करूं मुझे मालूम नहीं, क्योंकि टोटल कॉस्ट तो रॉ मटेरियल और अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है इतनी 35.9 लाख एंड 5.47 लाख, जो कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक लगी है, उसे पांचों के हिस्से में बांटना है। और कौन से रेशो में बांटना है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशो में बांटना है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मुझे पहले निकालनी पड़ेगी। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो हर प्रोडक्ट की सेल्स है, टोटल सेल्स आगे प्रोसेस करने के बाद की सेल्स, उसमें से आपके जो खर्चे लग रहे हैं, जो आगे के खर्चे लग रहे हैं, उस खर्चों को आप माइनस कर देंगे। अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन भी माइनस कर लूं तो मेरे पास जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट है उसकी कॉस्ट ही निकल जाएगी बैकवर्ड मेथड से। आप बात समझ रहे हैं? ये सेल वैल्यू है प्रोडक्ट ए बी सी डी ई की। क्या सेल वैल्यू आएगी अगर मैं उन्हें आगे प्रोसेस करता हूं, जो फाइनली बेचता हूं, तो क्या सेल प्राइस आएगी मैंने लिख लिया। क्या सेल वैल्यू आएगी मैंने लिख ली। इन्हें फर्दर प्रोसेस करने के लिए जो कॉस्ट लगेगी वो मैंने माइनस कर दी। डी तो फर्दर प्रोसेस होगा नहीं, बाकी फर्दर प्रोसेस होंगे। और 12.5 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 1.5 लाख ये कॉस्ट लगेगी, आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये देखिए, आगे प्रोसेस करने की कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, मैंने माइनस कर लिया है। अगर प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर लिया तो कॉस्ट ही आ जाएगी, बट प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं है, इसलिए मैं यहां पर इसे एनआरवी मानूंगा। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, सेल में से आगे की जो कॉस्ट लगी माइनस कर दी है तो एनआरवी आ गई है। प्रॉफिट हटाएंगे तो कॉस्ट आ जाएगी। स्प्लिट ऑफ पॉइंट की क्या कॉस्ट है? प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो इसीलिए मैं इस रेशियो में बांट दूंगा। अब आपको दो स्टेटमेंट बनानी थी। पहली स्टेटमेंट कहती है कि आप फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं। अगर मैं फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर रहा हूं तो फिर मैं यहां पर जो रेट्स गिवन है पर यूनिट रेट, इस पर मैं माल को बेच दूंगा। कितने कितने यूनिट्स हैं? 2 लाख, 30,000, 25,000, 20,000, 75,000, जितने भी यूनिट्स हैं उन्हें मैं बेच दूंगा। जिस प्राइस पर बेच सकता हूं एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उस पर मैं बेच दूंगा। 2 लाख यूनिट्स बेच सकता हूं, 17 रुपीज पर यूनिट का प्राइस है, 34 लाख। सिमिलरली बी, सी, डी और ई आ गया। बी कैसे आया दोबारा देखेंगे। बी ऐसे आया 30,000 मल्टीप्लाई बाय 13, तो 13 को 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30,000 यूनिट्स, 13 पर यूनिट, तो 3,90,000 आएगा। सिमिलरली सी, डी और ई आ गया, जिसमें से आप कॉस्ट माइनस कर देंगे स्प्लिट ऑफ पॉइंट की। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ये देखिए, कॉस्ट कहां पर आई है, देखेंगे यहां पर, ये रही। कॉस्ट है रॉ मटेरियल की 35.9 लाख और मैन्युफैक्चरिंग का जो खर्चा लगा है 5.47 लाख। जब यूनिट्स सेपरेट हो गई है, उस पॉइंट पर टोटल 41,37,000 का खर्चा आया है, जिसे आपको 5 हिस्सों में बांटना है। और किस रेशो में बांटना है? एनआरवी के रेशो में बांटना है। एनआरवी का टोटल कितना है? 59.10 लाख। इंडिविजुअली क्या है? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। इस रेशो में बांटना है, यानी कि 41.37 लाख मल्टीप्लाई बाय 37.5 डिवाइडेड बाय 59.10, तो ए के हिस्से में कितना आएगा पता लग जाएगा। ऐसे ही बी, सी, डी और ई का आ जाएगा। तो बस मैं कॉस्ट माइनस कर लूंगा, सेल में से कॉस्ट माइनस करूंगा, प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा। यही तो निकालना था, ये मैंने निकाल लिया। सेल क्वेश्चन में गिवन थी, कॉस्ट कितनी होगी वो मैंने पहले एनआरवी निकाला, और फिर एनआरवी के रेशो में जो कॉस्ट थी स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की, उसे मैंने पांचों हिस्सों में बांट दिया। पांचों हिस्सों में बांट दिया। कैसे बांटा? रेशो में बांटा। रेशो क्या है? 6th स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है, जहां पर ये जो अमाउंट गिवन है इस रेशो में बढ़ जाएगी। टोटल है 59.10 लाख, इंडिविजुअली ये है, तो 37.5 डिवाइडेड बाय 59.10। बी के हिस्से में कितना आएगा? 3.6 डिवाइड बाय 59.10। जो भी अमाउंट है इस रेशो में उसे बांट देंगे। इसी रेशो में यहां पर बांट दी। जैसे ही कॉस्ट माइनस करी मैंने इंडिविजुअली यूनिट्स की, मेरे पास इनका प्रॉफिट मार्जिन एक तरह से आ गया। जो फिक्स्ड कॉस्ट लगी है वो तो हमेशा ही लगी है, वो तो लगी रही है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को यहां माइनस करेंगे टोटलिटी में और प्रॉफिट आ गया। आप चाहते तो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ भी अपोर्शन कर लेते, बट क्वेश्चन में ऐसा गिवन नहीं था। क्वेश्चन में ये लिखा था कि रॉ मटेरियल और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस को ही अपोर्शन करना है, इसीलिए हमने उसको अपोर्शन किया और प्रॉफिट निकालने के लिए हमने फिक्स्ड कॉस्ट को टोटलिटी में माइनस करके दिखाया। दूसरा पार्ट कहता है कि मान लेते हैं कि इनको हम फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे। अगर हम इन प्रोडक्ट की फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद आगे भी प्रोसेस करेंगे, और जब फिर बेचेंगे तो इन्हें इतने दाम पर बेचेंगे पर यूनिट,
25, 17, 12 और 20 रुपीज़ में बेचेंगे। और जो प्रोडक्ट डी है उसे तो फर्दर प्रोसेसिंग नहीं करेंगे क्योंकि वो होता ही नहीं है, वो पहले ही फिनिश प्रोडक्ट बनकर निकला है। तो यहाँ पर जो है 2 लाख यूनिट्स ए के हैं। फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद जो रेट है वो पर यूनिट की 25 है। सिमिलरली बी, सी, डी और ए की भी यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है, रेट भी क्वेश्चन में गिवन है। कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके सेल लिखनी है, क्या वो लिख लेंगे आप? पार्ट बी में आपको ये बताना है कि अगर आगे प्रोसेस किया जाता है तो क्या प्रॉफिट आएगा। तो आपने मल्टीप्लाई करके इंडिविजुअल सेल प्राइस लिख ली है और उसमें से जो अपोर्शनड कॉस्ट है, जो पहले निकली थी वही अपोर्शन कॉस्ट यहाँ भी माइनस होगी जो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाल ली थी। स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की कॉस्ट भी माइनस करेंगे और अगर आप आगे प्रोसेस कर रहे हैं तो आगे प्रोसेस करने के लिए आपने कुछ पैसे और लगाए हैं, वो भी खर्चा माइनस करेंगे। तो आप जैसे ही सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे आपके पास इंडिविजुअली प्रॉफिट आ जाएगा हर प्रोडक्ट का। हालांकि आपको पता है कि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी इनकर हुई है, बट फिक्स्ड कॉस्ट को अपोर्शन करने के लिए नहीं बोला गया, इसीलिए आप उसे टोटालिटी में दिखा रहे हैं। अगर आप अलग अलग भी बाइफरकेट कर देंगे, इन्हें किसी पर्टिकुलर रेशियो में फिक्स्ड कॉस्ट को आप बांट देंगे तो कुछ गलत नहीं हो जाएगा। यहाँ पर आप इंडिविजुअली माइनस कर देंगे, अगर यहाँ इंडिविजुअली माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट को टोटालिटी में माइनस करेंगे तो टोटल 13 लाख आएगा और इंडिविजुअली प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा। पर क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट जो है पूरी फैक्ट्री की लग रही है और हमारे पास कोई रीजनेबल बेसिस नहीं है कि इस फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा क्या है, जैसे कि मान लो इसमें रेंट कितना है, इसमें डेप्रिसिएशन कितना है, इसमें अलग अलग चीजें कितनी है हमें नहीं पता, इसलिए हम इसको ठीक से अपोर्शन नहीं कर सकते हैं और इसके कारण हम इसे भी टोटालिटी में दिखा रहे हैं। तो आपने देखा कि कैसे अगर आप ABCDE को आगे प्रोसेस करते हैं जिसमें डी तो प्रोसेस नहीं की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कोई फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट भी नहीं है, तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी आएगी? आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे तो क्या आएगी? अगर आप इन्हें कंपेयर करें एक बार तो 7.5 लाख रुपए जो मैं प्रोडक्ट ए से कमा रहा हूं, अगर फर्दर प्रोसेस कर लूं तो 11.5 या 11,25,000 का प्रॉफिट आ सकता है। प्रोडक्ट बी को अगर फर्दर प्रोसेस नहीं करता तो 1,38,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं फर्दर प्रोसेस कर लेता हूं तो 1,08,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। एक तरह से अभी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस नहीं करी है तो आप यहाँ पाएंगे कि आपका बी का प्रॉफिट तो गिर गया। वही प्रोडक्ट सी है 25,000 पहले कमा रहे थे, अब जो आगे प्रोसेस करके बेचेंगे तो इसका प्रॉफिट आएगा 75,000। फिक्स्ड कॉस्ट तो टोटालिटी में लगी रही है तो इसलिए उसका कोई पॉइंट नहीं रहता। प्रोडक्ट डी जो है 60,000, अभी भी 60,000 क्योंकि उसको तो मैं फर्दर प्रोसेस करता ही नहीं हूँ। प्रोडक्ट डी तो जो पहले बिक रहा था अभी वैसे बिकेगा। और जो प्रोडक्ट ई है उसमें 1,05,000, बट मैं आगे प्रोसेस करता हूँ तो 4,05,000 रुपीज जनरेट होते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट बी में आगे प्रोसेस करने से लॉस है, प्रोडक्ट डी तो होता ही नहीं आगे प्रोसेस। तो आप अपना सजेशन लिख कर देंगे कि देखिए प्रोडक्ट बी जो है उसमें 30,000 का लॉस हो रहा है, अगर आप आगे प्रोसेस करते हैं तो उसे आप आगे प्रोसेस ना करिए। और जो आप सजेशन देंगे वो ऐसे देंगे कि देखिए आप प्रोडक्ट ABCDE जो है उसमें आप ए को आगे प्रोसेस करेंगे, सी को करेंगे, ई को करेंगे, डी तो होता ही नहीं, और बी को भी आप आगे प्रोसेस नहीं करेंगे क्योंकि आगे प्रोसेस करने में घाटा हो रहा है। तो ये सजेशन देकर आप सेल बताएंगे। ए की तो आप सेल लिखेंगे जो आगे प्रोसेस करने के बाद सेलिंग प्राइस आ रही है, बी की आप सेल लिखेंगे जो कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद डायरेक्टली बेचने पर सेल आती है। प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी और प्रोडक्ट ई भी ऐसे ही आप कर देंगे जिसमें से अपोर्शन कॉस्ट को आप माइनस कर लेंगे जो इंडिविजुअली है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट में तो पांचों में कॉस्ट लगी थी तो पांचों में बांट दिया आपने, और जिन्हें फर्दर प्रोसेस किया उनको फर्दर प्रोसेस करने की जो कॉस्ट लगी वो माइनस कर दी है। तो इंडिविजुअली आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया है। फिक्स्ड कॉस्ट को टोटलिटी में माइनस करेंगे तो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा 13,30,000 का, यानी कि आपने अपने सजेशन से 30,000 रुपीज क्लाइंट के बचा लिए, उसे एनालिसिस करके आपने सजेशन दे दिया। जब आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे तो जो पोर्शन कॉस्ट है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, एक्सेल फाइल होगी बहुत कॉम्प्लेक्स, काम तो यही करना होगा, सिर्फ डेटा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, दैट्स इट। यही था आपका ज्वाइंट बाय प्रोडक्ट का चैप्टर। अगर आ गया है समझ में तो एंजॉय करिए। हम मिलेंगे अगली क्लास में जिसमें आपका स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल वगैरह डिस्कस कर लेंगे और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका स्टार्टिंग से चलेंगे जिसमें आपका यूनिट कॉस्ट, बैच कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जॉब कॉस्ट जो भी है वो कर लेंगे हम स्टार्टिंग के 1-2 चैप्टर, सर्विस कॉस्ट कर लेंगे। ये छोटे छोटे चैप्टर जैसे ही करेंगे आपका लगभग कॉस्ट अकाउंटेंसी कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, बजटरी, मार्जिनल, स्टैंडर्ड बचेगा और जो कॉस्ट अकाउंटिंग की एंट्रियां पास करनी है वो बचेगा, बाकी तो सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।